साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व स्वस्थ रहें। भाई स्वस्थता को जोर इसलिए दिया जा रहा है कि सामने जो आप देख रहे हैं ये पावन नीम का दिव्य पौधा है और सभी लोग जानते हैं। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि इसको प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। और यदि इसको नहीं जानेंगे तो अब इसके बीज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी पहुंच गए हैं और वो सब जो है पेटेंट कराने के लिए बेचारे रात दिन परेशान हैं। तो भैया ये कम से कम अपनी पुरानी चीज़ों को तो पहचान ही इनकी बनाए रखो दुनिया में, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है कि जब भी आप घर के सामने निकलते हैं बैठते हैं तो सबसे पहले अगर कोई पौधा आपके सामने पड़ता है तो यही नीम का दिव्य पौधा है। तो इसको की पहचान बनाए रखने के लिए और ये हमेशा प्राइड ऑफ इंडिया ही कहलाता रहे, इसके लिए हम सबको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और जागरूकता रखना पड़ेगी। वरना जैसे आपका ज्ञान चोरी हुआ है, आपके वेद चोरी हो गए हैं, उसी तरह से आपके ये सब प्राकृतिक चीज़ें भी चोरी हो रही हैं और बड़े सावधान रहिए। चलिए, हमारा काम तो बताना है भाई और जागरूक करना है। तो और इसको घर घर लगाइए, जैसे पहले लगाए जाते थे उसी तरह से आज लगाइए। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है मकान के सामने तो गली में लगा दीजिए, हाईवे पे लगा दीजिए, सड़क पे लगा दीजिए। एक पौधा अपने नाम से लगा दीजिए और उसकी जब भी आपको मौका मिले तो पानी भी डालाइए। फिर आप इसके आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व से आपको समझ में आएगा। जो इस पौधे को लगाता है, हमारा अध्यात्म, हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो दीर्घायु होता है और स्वस्थ तो होता ही है, क्योंकि इस पौधे को सर्वव्याधिनाशक, हमारे ग्रंथों में इसको सर्वव्याधिनाशक कहा गया है। और एक और जो है दूसरी भी बात सुन लें कि इसको नीम हकीम भी कहा गया है। मतलब आप ये समझिए कि इसमें कितनी आयुर्वेदिक और कितनी पौष्टिकता और कितनी बड़ी पावर है कि इसको नीम हकीम कहा गया है। और इसके नाम से विशेष स्थान और विशेष व्यक्तियों की पहचान भी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सामने थोड़ा आप पहचान के लिए देख लें। मैं अभी आपको दर्शन कराए दे रहा हूं कि जिनको बाबा नीम करोरी जी कहा जाता है, सामने दर्शन कर लें। और इनको नीम करोरी, क्योंकि मैं आपके मूल गांव में गया हूं, जो जनपद फर्रुखाबाद में मेरापुर थाने के तहत गांव पड़ता है, नीम करोरी। तो भाई इसीलिए उसका नाम नीम करोड़ी पड़ गया कि वहाँ नीम के पौधे बहुतायत थे, उस क्षेत्र में नीम के पौधे बहुतायत हैं। और वहीं बाबा जी का दिव्य स्थान, जो मूल स्थान है, वो बना हुआ है। और लखनऊ में भी संकट मोचन बाबा नीम करोरी जी का स्थान सभी लोग जानते हैं। चलिए साहब, अब भाई चूँकि नवरात्रि का पावन माह चल रहा है तो भाई नवरात्रि के ऊपर भी अगर चर्चा ना हो तो भी गलत होगा। और तभी इस पेड़ का मूल आपको आयुर्वेदिक, आध्यात्मिक और इसकी दिव्यता तथा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा आवश्यक है, इसके बारे में सही जानकारी हो पाएगी जब आप नवरात्रि के मूल उसके वैज्ञानिक सिस्टम को समझेंगे। नवरात्रि एक खाली त्यौहार नहीं है कि खाली त्यौहार हो या व्रत रखने का एक सिस्टम हो ना, ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का एक नियम है विशेष, उसी तरह से जलवायु परिवर्तन के साथ हमारे पूर्वजों ने इसको जोड़ा है। जो भी दिव्य लोग होंगे और जिन्होंने इसका प्रारंभ किया होगा, उन्होंने पूरी तरह से वैज्ञानिक, देखिए एक बड़ा पौधा भी नीम का सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने जो आप देख रहे हैं ये नीम का दिव्य पौधा है। और भी पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सब में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय जलवायु परिवर्तन चालू हो गया है। अब सर्दियां आने वाली हैं, तो चलिए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ कि आखिर प्रश्न ये है कि कितनी नवरात्रि पड़ती हैं। तो सभी लोग कहेंगे कि 2 नवरात्रि पड़ती हैं, एक चैत और एक सर्दी, ये जो चल रही है। नहीं, 4 नवरात्रि पड़ती हैं।
दो तो ये सभी लोग जानते हैं और दो गुप्त नवरात्रि हैं वो सब क्लाइमेट के आधार पे हैं। क्योंकि देखिए खगोलीय घटनाएं जो हैं भाई, अब तो सभी लोग जान गए, रात दिन लोग वाग टीवी और सब नासा की रिपोर्टें और सब देख रहे हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ, खगोलीय घटनाओं का प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है और जलवायु और मौसम पे पड़ता है। तो ये हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत आदिकाल, मतलब जो अब भाई वेद तो सर्वव्यापक हो गया, यूनेस्को ने सिद्ध कर दिया कि वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दुनिया का, तो एक वेद ही इसी बात पे लिखा गया है, खगोलीय घटनाओं के ऊपर। और जो उसमें रिसर्च दी गई हैं, जो गणित की एनालिसिस दी गई है, वो आज तक चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, और चाहे रसिया और इंग्लैंड के अंतरिक्ष खोजों का वो हो, आज तक कोई व्यक्ति उसको गलत सिद्ध कर ही नहीं पाया उन रिपोर्टों को। अरे उनसे और ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा है कि उनसे जो और कमियां हैं उनसे मैथमेटिकल्स और जानकारी लेते हैं। और इसीलिए वो सब वेद चाहे आपके वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट में मिलें या न मिलें, लेकिन मैं दावा कर रहा हूँ कि जाइए आप सर्वे कर लीजिए, फॉरेन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें वेद की प्रतियाँ आपको सुरक्षित मिलेंगी और उनका वो बहुत रूप से रिसर्च कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, ज्ञान तो भाई ज्ञान से ही मिलता है। तो चलिए आज तो विशेषकर नवरात्रि के बारे में जो हमारी खगोलीय घटनाएं घटती हैं, जो कभी रुकती नहीं, जैसे समय घड़ी नहीं रुकती उसी तरह से वो घटनाएं नहीं रुकती हैं, तो उन सब का प्रभाव हमारे मौसम पे, जलवायु पे और प्राकृतिक चीज़ों पे स्पष्ट रूप से पड़ता है। देखिए भाई, हम लोग तो गांव के भी रहने वाले हैं, अब शहर में भी रह रहे हैं। पहले हमारे इधर एक गाय पली होती थी, तो पता पड़ा कि जब गर्मियाँ आई तो उसके बाल गिर जाते थे, गाय और भैंस के बाल और कुत्ते के भी बाल। इतना तो हमने प्रैक्टिकल देखा है, और भी जानवरों को देखा है, खरगोश वगैरह को भी देखा है, और भी लोगों को देखा है कि उनके सारे जो स्किन होती है, जो बड़े बड़े बाल होते हैं, वो जैसे अब सर्दी वो आ रही है तो अब बड़े बड़े बाल आएंगे सर्दी से रक्षा के लिए। सभी जानवरों में आप देख लीजिए, इसी तरह सभी पेड़ पौधों में देख लीजिए, कुछ पत्तियां गिर रही हैं, कुछ नई और ताज़ी पत्तियां अब इसी पौधे में निकल रही हैं और सभी पौधे में निकल रही हैं। तो भाई जब ये प्रकृति की चीज़ें, भाई प्रकृति की चीज़ तो हम मानव हैं तो क्या हो गया, हम पर हैं तो प्रकृति के ही अंश। तो जब इनमें हमारे पेड़ पौधों में और जीवधारियों में, जानवरों में परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हम में परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं हो रहा होगा? हम कोई लोहे के थोड़ी बने हैं भाई। जो जानवर एक बना है हाड़ मांस का, उसी के हम लोग भी बने हुए हैं, हम भी हड्डी और वो है। तो खैर वो तो अलग बात है। तो वो मतलब परिवर्तन हम में ही हो रहे हैं। तो इसीलिए ये वैज्ञानिक रूप से वो रखा गया कि इस समय सुपाच्य खाना खाइए, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिए, जो आपको मतलब पच जाए इस समय। क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन होते हैं, जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन होता है, तो हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो भी परिवर्तित होती हैं। वो हमको दिखाए, हम भाई अभी आप 10 दिन मत नहाइए और फिर अपनी स्किन देख लीजिए, अगर न चकत्ते पड़ जाएँ, वो चकत्ते नहीं, वो स्किन परिवर्तन। क्योंकि हम लोग रोज़ नहाते हैं, रोज़ हाथ धो रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए वो पता नहीं पड़ता है, लेकिन परिवर्तन होता है। खैर, और चलिए, परिवर्तन चलते ही रहना चाहिए। अब हम मूल अपने पौधे के ऊपर आते हैं, जो ये दिव्य पौधा है, और इसकी गुणवत्ता भी जान लीजिए। इसको नीम तो कहते ही हैं, साथ में संस्कृत में इसको निम्ब वृक्ष और अरिष्ट वृक्ष कहते हैं, और मार्गोसा भी इसको कहा जाता है, विशेषकर मार्गोसा ऑयल मतलब, और एजाडिक्स इंडिका भी कहा जाता है। इंडिया और इंडिका तो इसके नाम के पीछे लगा ही है। और ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, भाई अब भारत उपमहाद्वीप तो कहा ही जाएगा भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब बर्मा सब अलग हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उपमहाद्वीप नहीं कहेंगे। उपमहाद्वीप में ये पूरे भारत उपमहाद्वीप में ये पाया जाता है दिव्यता के साथ। और अब जो है इसके कुछ बीज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तथा और भी कई जगह पहुंच गए हैं। तो भाई कुछ नए नए देश हैं, वो भी अब इस पर दावा करने लगे हैं कि ये पौधा हमारे इधर का है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक बहुत समाचार था काफ़ी कि इसको पेटेंट कराया जा रहा है कुछ बड़ी कंपनियों के द्वारा। खैर चलिए, और तो भाई जागरूकता रखना आवश्यक है। और आयुर्वेद
का तो ये आप ये समझिए कि ये सिरमौर है हमारे स्वास्थ्यता का। इसकी अगर आप कुछ नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़ इस तरह की जो ये पत्तियाँ हैं, रोज़ इनका ही आप सेवन कर लें। इनको ना बॉयल करें ना कुछ करें, बस इन्हीं का उपयोग आप रोज़ प्रातः कर लें खाली पेट। फिर आप देखिए कि आपके शरीर में बहुत ही इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी, पौष्टिकता इसको कहते हैं, और अपने आप आपका शारीरिक बल बढ़ेगा, आप निरोगी होने लगेंगे। अब कितनी इसका वर्णन किया जाए, लगभग 250-300 प्रकार की बीमारियों में, स्किन डिसीज़ में, भाई कोई भी आजकल आप स्किन का एडवर्टीजमेंट भी देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों का, सब में नीम, एलोवेरा और चंदन यही सब मिल रहा है ना। तो भाई चलिए इसी तरह का, पहले तो आज से 10-12 साल 20 साल पहले तो देहातों में बड़े बड़े फोड़े फुंसी जो हो जाते थे, वो मैंने देखा है कि इसी की छाल को पीस के और उसके ऊपर लेप लगा दिया जाता था और उसी से वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक पाया जाता है। इसमें वो दिव्य चीज़ पाई जाती है जो दुनिया के किसी अन्य पौधे में नहीं पाई जाती। ये भी आप कर लीजिए कि इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पाया जाता है, जो कि सन एक्सपोजर का मतलब काट है एक तरह से ये कहिए। तो इतना बड़ा इसका औषधीय महत्व है। और एक मैं इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहावत सुना रहा हूँ जिससे इसका पूरा सार समझ में आ जाएगा। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, तो उनका लड़का जो है, एक ही लड़का था, तो भाई सेठ जी के पास अपार संपत्ति थी, तो वो कहते, उनका विचार ये था कि ये लड़का कहीं बाहर ना जाए, पढ़ने लिखने या कमाने ना जाए, हमारे पास ही रहे घर में। लेकिन लड़का भी आधुनिक शैली का था, वो कहा कि नहीं हम तो जाएंगे साहब, विदेश कमाने जाएंगे। तो सेठ जी बहुत परेशान थे। सेठ जी एक वैद्य जी के पास पहुँचे, उनने कहा, वैद्य जी उनके दोस्त थे, उनने कहा साहब लड़का मान नहीं रहा है, कह रहा है कि हम जाएंगे, और बताओ कि यहाँ क्या कमी है, इतनी अपार संपत्ति है, कोई संभालने वाला नहीं, और ये सब बंदरी तो खाएंगे, बंदर बांट होगा जब हम अगर ख़त्म हो जाएंगे तो। भाई बड़े चिंतित थे। तो वैद्य जी ने कहा अच्छा चलो भाई एक उपाय बता देते हैं, ना सांप मरे ना लाठी टूटे, ऐसा उपाय हम बता देते हैं, वो लड़के को इतना हामी भरा लो कि भाई इतना कर लेना। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए साहब। तो वैद्य जी ने फिर उनको बताया कि भाई लड़के को इतना कह देना कि जब तुम व्यापार करने जाओ, दूर दूर कहीं भी जा रहे हो, तो जाते टाइम इमली के पेड़ के नीचे लेटना, रात में जब भी अपना बिस्तर लगाओ सोने के लिए तो इमली के पेड़ के नीचे सोना। और जब आप पहुंच जाओ अपने लक्ष्य तक, तो फिर कभी जब भी वापस आना तो कमा के, तो फिर जो है नीम के पेड़ के नीचे सोना। वैद्य जी बहुत दूरदर्शी थे, और उन्होंने एक काफ़ी दूर, जैसे भाई कोई दिल्ली से कलकत्ता जाए तो टाइम लगेगा ना, तो वैद्य जी पुराने थे, तो उन्होंने इतनी दूरी उसको बताई, उस समय पुराने ज़माने की बात है। तो लड़के ने इस बात के लिए कह दिया कि ठीक है पिताजी, चलो हमने वचन दिया कि जो आप कह रहे हो वो मैं वही करूँगा, कि जाते टाइम मैं इमली के पेड़ के नीचे लेटूँगा और जब वापस आऊँगा तो मैं नीम के पेड़ के नीचे लेटूँगा। ये इतना मैं बात आपकी माने लेता हूँ। पिता पुत्र में जब यह बात निश्चित हो गई तो फिर सेठ जी ने अपने बच्चे का सारा इंतजाम किया, खाने पीने और सभी का, और बच्चे को व्यवसाय के लिए रवाना कर दिया। अब भाई वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जब जैसे आगे बढ़ता जाए, रात दिन भर चले और रात में इमली के पेड़ के नीचे जहाँ भी इमली का पेड़ मिले और वहाँ सो जाए। तो 7वें दिन उसको हल्की सी हरारत हुई और फिर 8वें दिन वो उठने बैठने लायक नहीं रहा, मतलब धीरे धीरे प्रकोप बढ़ता गया, और 10वें 11वें दिन वो बीमार हो गया, मतलब इतनी ताकत उसमें नहीं रही कि वो आगे और अपनी लंबी सफ़र कर लेता। तो ये बात उसको याद थी। थोड़ा उसने आसपास गांव वालों से भी दवा वाली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लोगों ने उसे समझाया कि भैया जब अब आगे आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो अब आप लौट जाओ, अच्छा तो यही होगा, जाओ अपने माता पिता के पास, वो लोग तुम्हारी सेवा सुवा करेंगे, अब तुम हमारे इधर पड़े हुए हो, हम तुम्हारे कितने दिन तक तुम्हें पानी और वो देंगे। तो उसने कहा ठीक है, तो अपना फिर लौटने लगा। उसको ये बात याद आई कि हमारे पिता ने ये बात कही थी कि जब भी वापस लौटो तो नीम के पेड़ के नीचे लेटना। तो उसी क्रम में वो नीम के पेड़ के नीचे लेटने लगा, और जब वो 10-11 दिन बाद अपने घर तक पहुंचा तो देखा कि पूरी तरह स्वस्थ था और उसको बीमारी कोई नहीं थी।
अब वो पीछे पड़ गया अपने पिताजी के कि हमें ये रहस्य बताओ कि ऐसा आपने क्यों कहा था। अब पिताजी को भाई और कोई उपाय नहीं सूझा। पिताजी वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी भले और ज्ञानी व्यक्ति थे। ज्ञानी व्यक्ति से अगर आप निवेदन करिए तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको बुद्धि देगा। तो उन्होंने बताया कि बेटा, समझाया बच्चे को और उसकी समझ में आ गया कि परदेश परदेश होता है और अब हम नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तब उन्होंने कहा कि इमली के पेड़ में से अमोनियम गैस निकलती है जो कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और नीम के वृक्ष से प्राण वायु ऑक्सीजन का स्पंदन होता है, विसर्जन होता है, जो कि आसपास के वातावरण को बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही दिव्य वातावरण तैयार कर देता है। इसीलिए आज भी गांव के ग्रामीणवासी जो कि बहुत स्वस्थ रहते हैं, अभी भी नीम के पेड़ के नीचे रात में अपनी चारपाई आसपास डालते हैं। नीचे तो एकदम नहीं डालते, लेकिन आसपास उसके वातावरण में डालते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो इस पौधे के आसपास भी जो रहता है वो भी सकारात्मकता और स्वस्थता का दिव्य गुण प्राप्त करता है। और चलिए इस पौधे को अवश्य लगाएं, और यही इसकी आध्यात्मिक, यही इसकी गुणवत्ता है, यही इसकी पॉजिटिविटी है कि हमारे पूर्वजों ने इस पौधे को अध्यात्म से जोड़ दिया है। और ये माना जाता है कि माँ भगवती दुर्गा जी और शीतला माता जी इसमें निवास करती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब भयंकर रूप से महामारी स्मॉल पॉक्स, चेचक, बड़ी चेचक और छोटी चेचक पूरे भारत में फैली हुई थी, पूरे विश्व में फैली हुई थी, उसमें भारत में बंगाल इसका मुख्य बिंदु था। तब कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं थी, वैक्सीन का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तब जो है नीम और कनेर, पीले कनेर के पौधे से हम भारतीयों ने अपने बच्चों का इलाज किया और वो सब स्वस्थ हो गए। ये बात लंदन संसद में पहुंची और उन्होंने एक विशेष चिकित्सक दल वैज्ञानिकों का भारत भेजा था इस बात का अध्ययन करने के लिए। तब ये पाया गया कि नीम और कनेर में ऐसी दिव्यता पाई जाती है, ऐसी जैविकता पाई जाती है कि अब तो पाई जाती है कि जो व्यक्ति इसके नज़दीक रहता है, इसका झोंका, एक झोंके में इतनी पावर है कि अगर आप झोंके को ही अपने 10 बार अपने शरीर में चला लें, इस तरह से चला लें, तो आप ये समझिए कि आप में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो चलिए साहब, इसको लगाते रहिए और इसको बढ़ाते रहिए, इसको कटने मत दीजिए। ये जागरूकता फैला दीजिए कि कटने मत दीजिए। यही इसी को रोक के लिए ही इसमें ये एक विश्वास पैदा किया गया, ये एक श्रद्धा पैदा की गई कि जो इस पौधे में रोज़ प्रतिदिन पानी डालता है वो स्वस्थ रहता है और दीर्घायु रहता है। वास्तु की दृष्टि से इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, घर के बाहर लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाना इसको वर्जित है हमारे ग्रंथों में, और इसको आप किसी भी दिशा में कहीं भी लगाइए, घर के अंदर मत लगाइए। छोटा मोटा पौधा गमले में आप लगा सकते हैं, इसकी बोनसाई भी बहुत अच्छी बनती है, बोनसाई के रूप में आप लगा सकते हैं। तो लेकिन जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ लगाइए। चलिए, नवरात्रि की और पावन पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसको फॉरवर्ड करिए, जिससे लोगों में हमारे पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता हो, प्रकृति के प्रति जागरूकता हो, और प्रकृति से ही वास्तव में आनंद है। ये मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे कि प्रकृति में ही आनंद है। बाबा नीम करोली जी का जहाँ भी आश्रम आप पाएंगे, हरियाली भरा पाएंगे। और लखनऊ में भी जो गोमती सेतु के किनारे जो दिव्य स्थान बना है संकट मोचन जी, वहाँ भी देखिए आप, नीम और कई पौधे बड़े विशाल रूप से लगाए गए हैं और काफ़ी हरियाली रखी गई है। मैं कैंची धाम भी गया, नैनीताल, वहाँ तो बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला के बीच में बहुत ही सुंदर स्थान बना हुआ है। और कोई भी भारत में
इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जो हमारे पुराने देवी जी के स्थान हैं, उन देवी जी के स्थानों का आज भी आप अवलोकन कर लें तो वहाँ मूर्ति के पास ही कुछ दूरी पे आपको नीम का पौधा अवश्य लगा हुआ प्राप्त होगा और उसकी बाकायदे उसी तरह सेवा की जा रही होगी जिस तरह से हम माता जी के विग्रह की पूजा करते हैं। विंध्यवासिनी जी में, आप माँ ज्वाला जी में कहीं भी चले जाएं, वहाँ आपको नीम के पेड़ अवश्य प्राप्त मिलेंगे। ये गुणवत्ता ही है, इसी कारण हमने आदि शक्ति, आदि प्रकृति से उनका समायोजन कर दिया है। तो इसी तरह इस पौधे की रक्षा करिए और दुनिया को, अन्य दुनिया के समाज के लोगों को भी जागरूक करिए और इसकी गुणवत्ता के बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।